नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 123 नंबर क्वेश्चन तक आरपीएससी का देख लिया था फिजिक्स का। अब नेक्स्ट में हम 124 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कोई एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। उसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। नंबर एक स्टेटमेंट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज बाय आइदर राइजिंग द टेम्परेचर T1 ऑफ हॉट रिजर्वर या लोअरिंग द टेम्परेचर T2 ऑफ द कोल्ड रिजर्वर। एक स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है आपको कि अगर आपका हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और लो टेम्परेचर वाला जो सिंक वाला जो है आपका कोल्ड वाला जो है उसका टेम्परेचर कम करोगे तो भी क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी। अगर उस हॉट वाले का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज मोर कंपेयर टू द केस व्हेन द कोल्ड रिजर्वर टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय डेल्टा टी। ये कह रहा है कि अगर हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए इतना अगर, तो कार्नोट साइकिल की जो आपकी एफिशिएंसी है, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी। किसके कंपेरेटिव ज़्यादा होगी कि अगर आप कोल्ड जो आपका टेम्परेचर जो है, आपका रिजर्वर का टेम्परेचर जो है उसको अगर आप डिक्रीज करते हो तो। अगर अभी कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, या फिर ए करेक्ट है बी रॉन्ग है, या फिर ए रॉन्ग है या बी करेक्ट है, तो हमें इन स्टेटमेंटों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर किया है। हम फर्स्ट देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल इस प्रकार होता है। यहाँ पर नीटा जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 जो टेम्परेचर आपका कोल्ड वाले का होगा, T1 टेम्परेचर आपके सोर्स का या हॉट वाले का होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों को। स्टेटमेंट एक कहता है कि जब टेम्परेचर T1 जो है वो इंक्रीज होगा, देखो टेम्परेचर T1 जब इंक्रीज होगा तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, कंप्लीट डिक्रीज होगा, और उसमें से कम माइनस होगा। इनकी एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम 1 हो सकती है, उसमें से इसकी वजह से हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है, घटती है। T1 बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पूरा फैक्टर कम होगा, यानी कि नीटा जो आपकी फ्रिक्वेंसी जो आपकी मतलब है ये एफिशिएंसी जो बढ़ेगी। और अगर T2 कम होता है, ऊपर वाला फैक्टर भी अगर कम हो रहा है अगर, ठीक है, तो भी क्या होगा, मैथमेटिकल देखा जाए तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है ना। लेकिन अभी स्टेटमेंट 2 को चेक करना बाकी है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि अगर हॉट रिजर्वर की जो मतलब टेम्परेचर है आपका, उसे डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर इंक्रीज कर दिया आपने तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो ये जो फॉर्मूला है इसमें जो T1 है आपका, इसमें डेल्टा टी को आप ऐड कर दोगे। टेम्परेचर बढ़ा दिया गया ना, तो नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस डेल्टा टी। थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना, इस प्रकार का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जो आपका रिजर्वर है उसे डिक्रीज किया है, मतलब डेल्टा टू में ये वाला जो आपका टेम्परेचर वो घटा दिया, मतलब टेम्परेचर कम कर दिया आपने। इसको भी आप अपनी एफिशिएंसी इंपुट कर लीजिए, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। अब हमें कंपेयर करना है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मोर कंपेयर टू द केस ऑफ ए कोल्ड वाले, यानी कि हॉट वाले जो हमारा जो है ये एफिशिएंसी है हॉट वाले की, यानी कि हॉट वाले टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पा रहे, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी क्या कंपेरेटिव टू कोल्ड वाले में घटाने से। तो यानी कि हम इन दोनों को कंपैरिजन करना है। सिंपल मैंने जो नीटा है वो लिया है हॉट वाले के लिए और नीटा डैश लिया है कोल्ड वाले के लिए। दोनों को मैंने एक रैशनल अनुपात में ले लिया और जो वैल्यू दोनों की पुट कर दी, और ये मेरे को वैल्यू मिलती है T1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T1 मिलती है। अब मैंने क्या देखा, T1 से T1 1 हो गया प्लस डेल्टा टी अपॉन T1 हो गया। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि हमें नीटा डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, नीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, नीटा प्लस डेल्टा टी अपॉन T1 और डॉट नीटा हो जाएगा। यानी कि जो आपकी जो हॉट जो रिजर्वर है आपका है ना, उसकी एफिशिएंसी ये है, और जो कोल्ड रिजर्वर है उसकी एफिशिएंसी ये है। तो कोल्ड रिजर्वर की एफिशिएंसी क्या होगी, हॉट रिजर्वर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला जो फैक्टर है ना, ये इसमें ऐड हो रहा है।
देखो ऊपर वाले में केस में क्या था कि एफिशिएंसी 100% हो सकती थी, लेकिन इस फैक्टर की माइनस की वजह से नहीं हो सकती थी, है ना, मतलब कम हो रही थी। यहाँ देखो, यहाँ पर कोल्ड रिजर्वर के लिए यहाँ पर हॉट वाले रिजर्वर से क्या हो रही है, हमेशा जो क्या होगी वो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी आपकी। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत है। स्टेटमेंट सेकंड गलत क्यों हुआ कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द सिंक टेम्परेचर मोर। इनकी सिंक का टेम्परेचर घटा करके अपन एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर कोल्ड रिजर्वर जो है ना, उसकी एफिशिएंसी हमेशा हॉट रिजर्वर से ज़्यादा होगी हमेशा, क्योंकि उसमें ये टर्म आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रही है। ये टर्म माइनस होता अगर तो क्या होता है इसके अंदर, नहीं होता। अगर आप चाहो तो इसको अगर वैसे करोगे तो ये इसमें माइनस आ जाएगा इसके अंदर, जस्ट रिवर्स करोगे अगर जस्ट अगर आप कर। अब देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज लेस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सोर्स टेम्परेचर। यानी कि आपका आंसर नंबर 2 होगा वो सही होगा। कि आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो सही है आपका, कि सिंपली अगर आप इसको टेम्परेचर T1 को बढ़ाते हो अगर तो बढ़ेगी, और घटाते हो तो मतलब टेम्परेचर T1 को बढ़ा जो भी राइज करते हो या टेम्परेचर 2 को आप कम करते हो तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन सेकंड वाले में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। हॉट वाले के बढ़ाने से नहीं होता है, सोर्स जो आपका सिंक है उसका टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 125 पे बात करते हैं। ए प्लेट विथ हाइट h, है ना, इज कट फ्रॉम ए थिन मेटल शीट विथ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। कोई आपका मेटल है, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है आपकी, है ना, मास डेंसिटी, और उसकी इसी h हाइट पर आपने ये टुकड़ा काट लिया। एज शोन फिगर, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ना। द लोअर बाउंड्री ऑफ प्लेट इज डिफाइंड बाई y इक्वल टू 2x²। ये आपका लोअर पार्ट जो है ना आपका ये वाला, ये असल में आपका इस फंक्शन से डिफाइन किया हुआ है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट इज लोकेटेड। इनकी सेंटर ऑफ मास इस प्लेट का कहाँ लोकेटेड होगा। तो देखो इधर ऑप्शंस को आप नोट करोगे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, मतलब आपको x की सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप y का ज्ञात कर लीजिए, अपने आप उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो आंसर सही हो जाएगा। तो देखो इधर मैंने सॉल्यूशन किया इसका कि प्लेट इज कट फ्रॉम थिन मेटल शीट, किसी थिन मेटल शीट से कट की गई है। ये हमारा डायग्राम है, उसमें ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये इसका ये पैराबोला पाथ जो है वो इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है आपका। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए हमें क्या दी हुई है, मास डेंसिटी यूनिफॉर्म दी हुई है। तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका। और किसी स्मॉल टुकड़े के लिए अपन लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एम बराबर रो डॉट डेल्टा वी हो जाएगा, और डेल्टा यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी। अब आप देखो अगर कि y कोऑर्डिनेट पर आप सेंटर ऑफ मास लेना चाहते हो अगर, तो वो सिंपल क्या होगा, इंटीग्रेशन y डॉट डेल्टा ए, है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये आपका असल में क्या है, एरिया वॉल्यूम ही है आपका, ठीक है, अपॉन डेल्टा ए हो जाएगा। ये मैथमेटिक फॉर्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास का। अब क्या कुछ नहीं करना है आपको, केवल y की जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है। y बराबर क्या है, 2x² डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी लंबाई ले रहे हो क्या ले रहे हो आप, y ले रहे हो, एक्सिस ले रहे हो, और ये वाली आपकी डेल्टा x ले रहे हो। और यहाँ पे x डेल्टा x क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा a है इसलिए। सिमिलर नीचे आपने क्या किया, ये वाला पुट कर दिया। अब तो बस सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन तो करना, वो करना है क्या आपको। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2x², और y को आप फिर अगेन क्या लिख सकते हो, आप 2x² लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 डेल्टा x अपॉन 2x² डेल्टा x हो जाएगा। अब इसको जैसे आप इंटीग्रेट कर लीजिए और 6/5 h² की वैल्यू आएगी। और अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, वापस y की फॉर्म में मॉडिफाइड करें आप अगर, तो क्या होगा, 3/5 2x² हो जाएगा। और 2x² जो है वो असल में किसके वापस किसके बराबर, y के बराबर है, जो असल में हमारी क्या है, हमारी वो असल में हाइट है। तो आपका जो y का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा, 3/h आएगा। x से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3/5h यहाँ पर हमको मिल गया सिंगली, कहीं दोबारा कॉपी नहीं हो रहा है किसी ऑप्शन में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर ए एटम इन द स्टेट 2d5 डिवाइड बाई 2, है ना, यानी कि ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। द लंडे जी फैक्टर इस क्या होगा। देखो लंडे जी फैक्टर का एक मैथमेटिकल फिक्स फार्मूला होता है। ये देखो जी का एक मैथमेटिकल पूरा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आपको जे की रिक्वायरमेंट है, एस की रिक्वायरमेंट है और एल की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों अपने को आपकी इस स्टेट से मिलेगा। आपका स्टेट में आपका डी है, तो आपको बताया कि डी के लिए हमेशा एल कितना होता है, 2 होता है, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है। स्पिन आपका हमेशा 1/2 होता है आपका। और जे निकालना है तो क्या करोगे आप, वही या तो यहाँ से निकाल लो सीधा डायरेक्ट, ये जे होता है हमेशा 5/2
2J होता है। अब तो क्या कुछ मत कीजिए, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और थोड़ा वर्कआउट कीजिए, आपको आंसर जो है आपको वो कितना मिलेगा, 1.2 आंसर मिलेगा। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो 1.203 ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 127 पर हम फॉरवर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 एक साइकोलॉजी क्वेश्चन है, हम इसे अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। वो एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है कि एट द इंटरफेस बिटवीन वन लीनियर डाई इलेक्ट्रिक एंड अदर, यानी कि दो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, 1 वाला 2 वाला, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड, यानी कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड हो रही है, एज्यूमिंग दैट इज नो फ्री स्पेस एट द बाउंड्री, और यहाँ कोई फ्री स्पेस बाउंड्री भी नहीं है, इट कैन बी शो दैट, उसको अपन किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो रेफर टू परमिटिविटी को रेफर कर रखा है वहाँ पे। इसके लिए देखो सिंपल, मैंने यही जस्ट कॉपी डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया। कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आ रही है इस इंटरफेस से, है ना, यहाँ से वो बेंड हो रही है, तो यहाँ मान लिया एंगल θ1 है, यहाँ मान लिया एंगल θ2 है। ये मीडियम आपका अलग है दोनों, इसकी परमिटिविटी ये है, इसकी परमिटिविटी ये है। अब देखो इस एक्स एक्सिस पर देखते हैं अपन, है ना, अपने को tan θ में आंसर निकालना है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है हमारे वो हमेशा किस में, tan θ के अंदर ऑप्शन है हमारे, तो हमें tan θ में निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस वाला जो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, वाई और एक्स में। ये कंपोनेंट जब मैं यहाँ लूँगा तो कोस कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 कोस θ1 हो जाएगा। यही कंपोनेंट जब मैं यहाँ लूँगा तो क्या हो जाएगा, वो E साइन θ1 वाला कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलर यही कंपोनेंट में यहाँ लूँगा तो वो साइन θ1 वाला हो जाएगा, और यहाँ लूँगा तो क्या होगा आपका वो, सॉरी ये कंपोनेंट आपका कोस θ1 वाला होगा ना, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, इसको अपन कोस, है ना, θ1 वाला 2 वाला ले लेते हैं यहाँ पर, और ये क्या होगा आपका E2 साइन θ2 वाला कंपोनेंट हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों कंपोनेंट्स को बराबर कर दीजिए। एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट को बराबर कैसे करोगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों मैंने कर दिया। वाई वाला कंपोनेंट में क्या होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग मीडियम में हैं। तो देखो मैंने इसके लिए मैंने ये मीडियम लिख दिया, E2 के लिए मैंने ये वाला मीडियम लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला 10 में निकालना था। आपको डिवाइड करने के बाद सिंपल फॉर्मूला tan θ में जाए, क्योंकि साइन अपॉन कोस हो जाएगा। अब थोड़ा सा वर्कआउट करके आप tan θ2 और tan θ1 का रेशियो निकाल लीजिए, आपको वो रेशियो मिलेगा आपका ε2 और ε1, यानी कि दूसरे मीडियम और पहले मीडियम का अनुपात मिलेगा। ये जो हमारा आंसर जो है वो असल में 2 नंबर आंसर जो हमारा मैच खा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारा अगेन मुझे लग रहा है कि वो साइकोलॉजी क्वेश्चन है, उसे अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर ए रॉकेट दैट इज इन ए डीप स्पेस, एंड क्योंकि डीप स्पेस में रॉकेट है, एट रेस्ट रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम से उसको मेजर किया जा रहा है वो उसके रेस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो उसकी रिसेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द रॉकेट इंजन इज टू बी फायर्ड फॉर ए सर्टेन इंटरवल, और किसी फिक्स इंटरवल के लिए उसको फायर किया गया है चलाने के लिए। What must be the ratio of initial to the final mass of rocket, यानी कि दोनों के इनिशियल मास में और फाइनल मास में, है ना, दोनों के दरम्यान में, प्रारंभिक और अंतिम में, दोनों में क्या मतलब रेशियो होगा, अनुपात होगा। इफ द रॉकेट स्पीड रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू 2.0 टाइम ऑफ एक्सेस स्पीड, इनकी उसकी जो एक्सेस स्पीड का मतलब होता है जिससे उसको रवाना किया गया है, उस स्पीड से 2.2 गुना जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्टिव है अगर, तो आपको दोनों के मास में जो है वो अनुपात निकालना पड़ेगा, इनके उसके रेस्ट मास में और उसके मूविंग मास में। देखो इधर जो डाटा मुझे दिया हुआ मैंने लिख लिया। इनिशियल मास और रॉकेट कितना दिया हुआ है आपको, वो आपका m0 दिया हुआ है। फाइनल मास यानी कि उसको स्टार्ट होने के फाइनल मास कितना बचेगा, m बचेगा, क्योंकि कुछ फ्यूल उसका बर्न हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ रॉकेट है वो 2 प्रकार से दी हुई है, विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम तो ये दी हुई है, और एक्सेस टू वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट कितनी दी हुई है, VR दी हुई है। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने बुक्स में पढ़ा होगा। सिंपल जो आपकी रॉकेट की जो वेलोसिटी है उसको इस प्रकार निकालते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी रिलेटिव जो है वेलोसिटी और लॉग, ये लॉग है आपका ना, m0/m निकालते हैं। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रॉकेट जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, स्टेबल है, मतलब आपको मूव नहीं कर रहा, रेस्ट हो, तो V0 आपका 0 हो जाएगा आपका, और ये फॉर्मूला इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
अब आपको दी गई है कि आपकी जो v है, आपकी रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो 2 गुना है किससे, वो एग्जैक्ट स्पीड से 2 गुना है। तो आपकी एग्जैक्ट स्पीड क्या दी हुई है आपको, वी दी हुई है, तो इस वी का 2 गुना होगा। तो मैंने v की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 VR पुट कर दी। इस VR को मैं नीचे लेके आ गया और ये मेरा फॉर्मूला मॉडिफाइड हो गया। अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सिंपल आपको m0 की वैल्यू निकालनी है। इधर आप इसको सॉल्व करोगे, इधर सेंड करोगे तो e की पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, अब देखो यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ। क्या हुआ कि वो यहाँ तक सोल्व तो कर लिया पर आगे कन्फ्यूज हो गए कि अब ई स्क्वायर की वैल्यू हम किस प्रकार निकालें। तो देखो एक मैं छोटा सा मेथड बताता हूँ आपको कि m0/m होगा और m इसके तो मल्टीपल हो जाएगा। इसमें कभी कन्फ्यूज मत होना, ये रैशनल पूछा गया आपको। कभी भी अगर ई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं हो अगर, तो क्या करना है आपको, सिंपल ई एक्स को आप इस प्रकार खोलना है आपको, है ना। ये एक सीरीज होती है और x की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है 1 + x2 फिर x² 2 का फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। इधर जितना मैक्सिमम आप चला सकते हो, जितना आपके पास टाइम हो उतना कर सकते हो। मैंने क्या किया, जब इसको किया तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 आया प्लस ये 2, फिर यहाँ पर अगेन किया तो क्या 2 आया, फिर ये इसका भाग दिया 1.33 है। ऐसे मैं लगातार सीरीज चलाई और लगभग ये सीरीज कितने के बराबर आई, मैंने तो ज़्यादा नहीं किया, मैंने तो 4-5 ही किया है। वो आती है 7.26 के बराबर। कितना आता है, 7.26 के बराबर आता है। और जो हमारा आंसर है असल में वो अप्रोक्सीमेटली पूछा गया, बहुत अच्छा किया इन्होंने, वो 2.7 बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर है वो लगभग क्या होगा, 7 पॉइंट में कुछ में होगा। तो हमारा आंसर 7 पॉइंट में कुछ में क्या दिया हुआ है, 7.4 दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर क्या होगा, 7.4 ही हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे बात करते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए टर्न टेबल इज रोटेटिंग एट ए सर्टेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी विथ हिज आर्म आउटस्ट्रेच। यानी कि कोई भी एक आदमी है, वो किसी एक मूविंग जो घूमने वाली चेयर होती है ना, उस पर खड़ा है और अपने हाथों को क्या कर रहा है, वो ओवर स्ट्रेच कर रहा है। मतलब वो घुमा भी, वो मतलब है उसको फोल्ड फैला भी सकता है हाथों को और वो हाथों को समेट भी सकता है। ही सडनली फोल्ड हिज आर्म, और अचानक उसने क्या किया, अपने हाथों को समेट लिया। इफ हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ फोल्डेड आर्म इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ आउट स्ट्रेचिंग आर्म्स। यानी कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जब उसने फोल्ड कर लिया तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/3 हो गया। किसके कंपैरिजन में हो गया, जब उसने अपने हाथों को फैला रखा था उसके कंपैरिजन में उसका 2/3 हो गया। हिज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी, और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज बाय 50%, डिक्रीज बाय 50%। यानी कि ये तो चीज़ पता है आपको कि आपके ऑप्शन में इंक्रीज और डिक्रीज दिए हुए आपके ऑप्शन में, और उसने पहले हाथ फैला रखे थे, उसने बाद में हाथ कम कर लिया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें क्या होता है, MVR फॉर्मूला होता है ना। और R पर एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। आपको पता है कि जब आप अपने हाथों को फैलाते हैं तब आपकी घूमने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है, और जब आप अपने हाथों को क्या करते हो, फोल्ड कर लेते हो, तो आपकी रफ्तार हल्की सी बढ़ जाती है। तो हमें ये पूछा गया कि हाथों को फोल्ड करने पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, उसमें जो स्पीड है उसकी वो इंक्रीज ही होगी, है ना। तो ठीक है, जैसा इन्होंने कहा अपन मैथमेटिकली अपन उसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने कोई व्यक्ति बनाया, इतना अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन ठीक है, वो दिखने में आपको समझ में आ जाएगा कि एक मैंने व्यक्ति बनाया जो किसी रोटेटिंग टेबल पर घूम रहा है। वो कभी अपने हाथ को फैलाता है, कभी वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, कभी वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व क्वांटिटी होती है, तो L1 और L2 होगा। अगर वो घूर्णन में है, अगर रोटेशन में है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट लिखा जाता है। वो दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कंडीशन क्या दी हुई है कि आपका I2 यानी कि I1 तो किसका है, अपने हाथ को फैलाने वाला है, और I2 क्या है, आपका हाथों को फोल्ड करने वाला है। हाथों को फोल्ड करने वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका, वो पहले वाले का 2/3 रह जाता है, जो क्वेश्चन कह रहा है आपको। I2 की वैल्यू मिल गई है वैल्यू हमें, इस I2 की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको I1 ω1 = 2/3 I1 ω2 मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप ω2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यही तो हमें निकालना है हमें कि उसकी रोटेशन स्पीड कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 mv² होता है, और रोटेशन में क्या होता है, वो m मास जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है, I ω² हो जाएगा आपका। और दूसरी के लिए क्या होगा, तो पहली कंडीशन है आपकी, ये दूसरी कंडीशन है आपकी है, आपको तो केवल
K2 निकालना है, क्योंकि जब हाथ फोल्ड किए गए तभी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। उसके लिए आपको ओमेगा चाहिए था जो हमने निकाल लिया ऊपर, और यहाँ पर सिंपल उस वैल्यू को आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो वो K2 जो होगा वो असल में क्या होगा, 3/2 K1 के बराबर होगा, है ना। तो आपको ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो उसका जो है वो 1.5 गुना हो जाएगा। क्यों? जिससे उसको आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपका K2 इसके बराबर 1/1.5 K1 हो जाएगा। यानी कि आपका K2 जब हाथ फोल्ड किए जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाथ स्ट्रेचिंग का 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, इफ़ इनिशियली K1 इज 1, अगर K1 को 1 मानते हो आप अगर, देन K2 इज 1.5, है ना। यानी कि उसकी हाफ इज इंक्रीज या 50% इज इंक्रीमेंट, यानी कि वो उसका 1.5 गुना हो गया ना। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 50% उसमें क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया मतलब। तो आपका जो आंसर नंबर फर्स्ट है आपका वो आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 132 पे बात करते हैं। 132 भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंगल का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। वो क्वेश्चन कहता है कि इन स्टैंगल एक्सपेरिमेंट ए बीम ऑफ सिल्वर एटम, है ना, ईच ऑफ मास m0, प्रत्येक का मास m0 दिया हुआ है, सॉरी, है ना, पास थ्रू ए रीजन ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स, किसी एक फिक्स डेल्टा एक्स रीजन में पास हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल बीम के डायरेक्शन में, ना। इन दिस रीजन ए मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट इज सेटअप अलोंग जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगाया हुआ है। बीम एंटर्ड दिस रीजन विद स्पीड v, उसकी स्पीड v है, एंड एटम गेट डिफ्लेक्टेड बाय डिस्टेंस डेल्टा जेड व्हेन दे लीव दिस रीजन, और वो मैग्नेटिक फील्ड में से निकलने के बाद में डेल्टा जेड जो है वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं या डिस्टेंस पर वो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड इज देन गिवन बाई, यानी कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्रेडियंट है उसको आप किस प्रकार मैथमेटिकली फॉर्मूले में लिख सकते हो। देखो सिंपल ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो था वो जिसको रटा हुआ याद था वही उसको सॉल्व कर पाया, जिसके अंदर मैं बता दूं आपको, जो हमको दिया गया कोई पार्टिकल v है, वो जो है वो बीम है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रही है और वो जेड डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है ना, फैल रही है। और वहाँ पे आपको एटम क्या दिया, आपको चांदी दिया गया, मतलब आपको सिल्वर एटम दिया गया है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन आपका डेल्टा जेड होगा जो स्प्रेडिंग होगा आपका, और डेल्टा जेड का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार लिखाता है म्यू बी, मतलब बोहर मैग्नेटॉन, और आपका डेल्टा एक्स जो आपका डिस्प्लेसमेंट जितनी दूरी आपका हो रही है स्क्वायर, और ये आपका ग्रेडियंट आपका मैग्नेटिक फील्ड का, और आपकी 4 डॉट काइनेटिक एनर्जी आपकी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 1/2 m0 v² लिखोगे, और बोहर मैग्नेटॉन को आप सिंपल क्या लिखोगे, EH क्रॉस अपॉन 2me लिखोगे। ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कीजिए। आप लास्ट में क्या कर सकते हो, आप डेल्टा बी जेड अपॉन डेल्टा जेड की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैंने इस प्रकार फाइंड आउट की है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा आंसर नंबर जो 1 है उससे क्या करता है, मैच खाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज क्यू एंटर्ड इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर हो रहा है विथ ए वेलोसिटी, ये उसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको, एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो एक कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो इसको इस प्रकार वेक्टर में शो किया गया है। द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि इसमें जो आपका जो कांस्टेंट सी जो है जिसकी डायरेक्शन जे दी गई है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर होता है तो असल में वो एक लॉर्जेंट फोर्स जो है वो एग्जेक्ट करता है। ये आपकी एक डायरेक्शन दी है मैंने कि अगर बी अगर इस डायरेक्शन में है, अगर आपका अगर वी अगर इस डायरेक्शन में, तो एफ आपका इस डायरेक्शन में होगा, और लॉर्जेंट फोर्स क्या बनेगा आपका, क्यू बराबर वी क्रॉस बी बनेगा आपका। एफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एफ दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी है और मैग्नेटिक फील्ड के भी है, ठीक है। तो एफ डॉट वी क्या होगा आपका 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। जैसे इसको खोलूंगा तो क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है, तो मेरा एफ डॉट वी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, एफ की वैल्यू को पुट किया जो मेरे क्वेश्चन में दी हुई है, वी की वैल्यू को पुट किया जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर है। इस प्रकार मैंने क्या किया, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ रही है, -20/7 मेरी वैल्यू आ रही है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो 2 सही होगा,
लेकिन असल में यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है, हमारे आंसर में माइनस आ रहा है क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बना वो लगा दिया। हो सकता है यहाँ पर वो पार्ट मिस हो गया, या हो सकता है कि ये किसी और अलग मेथड से सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्टेंट आंसर हमारा 20/7 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 134 की बात करता हूँ मैं। वो कहता है कि ए थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो सरफेस रेडी ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ये द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इनकी फोकल लेंथ उसकी इतनी दी हुई है। देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस, उस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस जो बना हुआ है, मैंने सिंपल इस प्रकार से उसको बना दिया है। उसके 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, जहाँ पर वो टोटल ये वाला जो है वो इस प्रकार पूरा सर्कल बनेगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा सर्कल इस प्रकार बनेगा। दोनों की मैंने क्या किया, कर्वेचर भी ले ली मैंने। इसके लिए एक सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जो आपको फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2। ये दोनों कर्वेचर्स हैं, आपको दोनों कर्वेचर्स दी हुई हैं। 25 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, फोकल लेंथ आपको दी है। अब तो कुछ नहीं करना, बस इन वैल्यू को पुट ही करना है। 12th के स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार अपन ने सोल्व किया, बहुत इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पर एक आर को आप माइनस ले लेना, क्योंकि वो डिस्टेंस वहाँ पर क्या होगी, माइनस में आएगी। इन वैल्यूज़ को आप पुट कीजिए, आप वैल्यूज़ को पूरा पुट करोगे तो आपको म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.625 आपको वैल्यू मिलेगी, जो हमारे जो आंसर है उसमें 3 नंबर से मैच खा रही है हमारी, है ना। अब हम एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए विथ हाफ लाइफ टी डीके इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियाई बी। कोई रेडियो न्यूक्लियाई है जो डीके होने के बाद में किसी स्टेबल के अंदर क्या होता है, हमारे वो जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाता है। एट टी इक्वल टू 0 देयर इज नो न्यूक्लियस ऑफ बी, और टी इज इक्वल टू 0 मतलब जब टी 0 है तो वहाँ पे न्यूक्लियस बी है ही नहीं, ठीक है, पूरा ए है आपका। एट सम इंस्टेंट टी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 0.3, और किसी टी टाइम के ऊपर दोनों का रेशियो कितना होता है, 0.3 हो जाता है। और टी इज गिवन बाई, और उस टी को आप क्या बोलोगे, आप किस समय के लिए इन दोनों का अनुपात है वो 0.3 हो जाता है। देखो अच्छा क्वेश्चन, रेडियो क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन में कहा मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया आपके लिए। ये मेरा कोई रेडियो एक्टिव है, जब टी इज इक्वल टू 0 है तो उसके अंदर एटम कितने, N0 एटम है, और बी आपका 0 हो जाएगा ना। ये आपका ए मान लीजिए, है ना, ये आपका बी मान लीजिए। ये आपका ए जो टाइम 0 पर N0 कंप्लीट होगा तो यहाँ 0 होगा। किसी टाइम टी पर, है ना, किसी टी डेज टाइम पर टी पर वहाँ पर n बचेंगे, और यहाँ पर कितने बचेंगे, इनमें से घटा दीजिए उतने बी में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, वो स्टेबल है आपका। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भैया ये जो बने हैं, है ना, ये जो बी बना है N0 - n, और इसका जो अनुपात है n वो किसके बराबर दिया हुआ है, 0.3 के बराबर दिया हुआ है ना। और आपको टी निकालना है। अब तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने इसको N0/n किया, -1 हो गया ये, क्योंकि n/n हो गया। और यहाँ से आप N0 बराबर ये क्या कर सकते हो, आप 0.3 और N0 की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। आप रदरफोर्ड सोडी लॉ आपने पढ़ा होगा, आपका वो होगा n बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी होगा। और इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंपल आपको क्या होगा, e की पावर लैम्बडा टी की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको t असल में रिक्वायर्ड है आपको, तो इसको जस्ट चेंज कर दीजिए आप, आपको t की वैल्यू मिलेगी, है ना। वो क्या होगी, लॉग के अंदर होगी, है ना, 1.3 अपॉन लैम्बडा होगी। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो लैम्बडा की जो वैल्यू है आप, है ना, ये भी आप निकाल सकते हो, किससे, हाफ लाइफ वाले टाइम वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने हाफ लाइफ फार्मूला का टाइम का पूरा ड्राइव किया है, जिसको फार्मूला नहीं पता वो इस डेरिवेशन को देख सकता है, जिसको पता है वो सिंपल क्या करेगा, वो जो लैम्बडा बराबर log 2/t का फॉर्मूला सीधा यहाँ पर पुट करेगा। उस वैल्यू को पुट करोगे आप अगर, तो आपका जो होगा वो t ऊपर चला जाएगा आपका, और यहाँ पे स्मॉल t बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल T आपका log 1.3/log 2। ये असल में जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका जो ये जो आंसर है आपका, वो आंसर नंबर 2 से मैच खाएगा आपका, ये वाले 2 से मैच खाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 136 से जो है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।